Dunyadari is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जॉब इंटरव्यू में क्या जवाब दोस्तों ने दिए थे? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। कोरोना वायरस की शुरुआत हुए 1.5 साल हो चुके हैं। एक तरफ जहां हम इंसान वायरस को हराने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं वायरस भी खुद को और मजबूत बनाने में लगा है। अब सिर्फ कोरोना हमारी सबसे बड़ी चुनौती नहीं रहा, इसके नए नए रूप, पहले से ज्यादा ताकतवर वेरिएंट्स हमें तंग कर रहे हैं। दिक्कत सिर्फ उन देशों को नहीं जिनके पास वैक्सीन नहीं है या जिनके यहाँ वैक्सीनेशन कम हुआ है। एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लगा चुके देश भी परेशान है। ऐसा ही एक देश है ब्रिटेन। सबसे पहले ब्रिटेन में ही कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। अब तक इसके 46% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, मगर इसके बावजूद ब्रिटेन बेहाल है। पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर वहां कोविड के नए मामलों में तेजी आई है। इसकी वजह है डेल्टा। कोविड के इस वेरिएंट की शुरुआत भारत में हुई थी। आपको ब्रिटेन से शुरू हुआ अल्फा वेरिएंट याद है? वो वुहान में शुरू हुए ओरिजिनल कोरोना से करीब 50% ज्यादा संक्रामक था, और ये डेल्टा वेरिएंट अल्फा से भी कम 40% ज्यादा संक्रामक है। अकेला ब्रिटेन ही इससे नहीं जूझ रहा है, रूस और इंडोनेशिया का भी यही हाल है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले महीनों में अमेरिका समेत कई देशों की यही स्थिति हो सकती है। क्या है डेल्टा वेरिएंट? क्या खतरे हैं इसके? क्या मौजूदा वैक्सीन इस पर असरदार है? आज के एपिसोड में विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। दुनिया में एक बड़े प्रकृति के वैज्ञानिक हुए चार्ल्स डार्विन। 1859 में उनकी किताब छपी, नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इसमें डार्विन ने सिद्धांत दिया नेचुरल सिलेक्शन क्या है नेचुरल सिलेक्शन? एक लंबी प्रक्रिया है। इसको समझिए अपने आसपास के वातावरण में होने वाले बदलावों को महसूस करना और उनके साथ बेहतर एडजस्टमेंट के लिए खुद में भी बदलाव लाना, खुद को उसके अनुकूल करना। ये प्रक्रिया सभी जीवों में एक सी नहीं होती। कुछ जीव रेस में आगे निकल जाते हैं, उनका अनुभव, उनका सीखा ज्ञान उनके वंशजों में भी ट्रांसफर होता है। उनकी आने वाली पीढ़ियों को समायोजन का गुण विरासत में मिल जाता है। वो ज्यादा फलते फूलते हैं और जो अपने माहौल के साथ नहीं बदलते वो मिट जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यही प्रक्रिया एक और प्रक्रिया को जन्म देती है, इसे कहते हैं स्पीसिएशन। हिंदी में कहें तो प्रजातिकरण। क्या होता है ये? इसके तहत वातावरण के साथ बेहतर संयोजन करने वाले कुछ जीव अलग और अलहदा प्रजाति को जन्म देते हैं। वो जेनेटिक रूप से इतने अलग होते हैं कि नई ही प्रजाति बन जाते हैं। इसी से राह निकलती है इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन माने जीवों और पौधों के उन्नति की यात्रा। जब लाखों साल के क्रम में वो विकसित होते चले जाते हैं, अपने पूर्वजों की तुलना में एडवांस्ड होते जाते हैं। अब इस जानकारी को वायरस से जोड़कर देखिए। हम सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस खुद को म्यूटेट कर रहा है। ये जो म्यूटेशन है वो भी एक तरह का इवोल्यूशन है। इसको आसान भाषा में समझिए, एक बदलाव किसके भीतर? डीएनए का जो क्रम होता है उसके भीतर, यानी डीएनए के सीक्वेंस में होने वाला बदलाव म्यूटेशन कहलाता है। ये म्यूटेशन जीवों के इवॉल्व होने की प्रक्रिया में कच्चे माल की तरह काम करता है। इसी के चलते नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया में जीवों के वातावरण के साथ बेहतर अनुकूलित होने वाले गुण बढ़ते हैं, एम्प्लीफाई होते हैं। ये उस जीव को फलने फूलने में मदद करते हैं। आपने कछुए का खोल देखा है? जब कछुए को कोई खतरा महसूस होता है तो वो इस कवच के अंदर छुप जाता है। अब साही को याद करिए, एकदम निरीह सा प्राणी होता है, मगर उसके शरीर पर कटीली नोक निकली होती है। वो क्यों? ताकि वो शिकार से बच सके। आपको कैटरपिलर याद है, जो पिलपिला सा कीड़ा होता है, जो योग जैसे पोज में शरीर को मोड़ तोड़ कर पत्तियों पर चिपका रहता है। पता है कैटरपिलर खुद को चिड़िया से बचाने के लिए क्या करता है? वो अपने शरीर का रंग चिड़िया के मल जैसा कर लेता है। वैसे ही जैसे पत्थर पर बैठा गिरगिट अपना रंग भी पत्थर जैसा कर लेता है। कछुए को उसका खोल, साही को उसके कांटे, गिरगिट को रंग बदलने का हुनर, ये सब म्यूटेशन के चलते ही मुमकिन हो पाया है। पता है म्यूटेशन होता क्यों है? ये होता है गलती के चलते। ये गलती डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान होती है। डीएनए रेप्लिकेशन माने वो प्रक्रिया जब एक कोशिका विभाजित होने से पहले अपने जीन की कॉपी बनाती है। कॉपी करने की ये प्रक्रिया परफेक्ट नहीं होती, इसमें रैंडमली छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। ये ऐसा ही है मानो
आपको किसी लेख का एक पन्ना देकर उसे टाइप करने को कहा जाए, टाइपिंग करते हुए आप किसी शब्द में एक कोई टाइपिंग की गलती कर दें। कोशिका और डीएनए के मामले में देखिए तो ऐसे ही टाइपो या टाइपिंग की गलतियां म्यूटेशन कहलाते हैं। इस गलती के चलते डीएनए के जीन में यूं बदलाव होता है कि उस जीन के भीतर मौजूद जेनेटिक मैसेज में चेंज आ जाता है। ये चेंज ना हो तो जीवों की आबादी में विविधता नहीं होगी, फूलों को अलग अलग रंग नहीं मिलेंगे, इवोल्यूशन की प्रक्रिया चल नहीं पाएगी। मगर ये तो जीवों की बात हुई, क्या वायरस भी जीव है? उत्तर है नहीं। वायरस बहुत विस्मय की चीज है। वो न सजीव है न निर्जीव। उनमें जीवन नहीं होता है, न कोशिका होती है, न वो अपने आप बढ़ सकते हैं, न अपने लिए ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। हाँ, मगर यही वायरस जब किसी जीव की कोशिका में घुसता है तो उसका गुण बदल जाता है, वो सक्रिय हो जाता है और अपने जैसे और विषाणु बनाने लगता है। वो जिस जीव में घुसता है उसकी कोशिकाओं की मशीनरी में बदलाव कर देता है। इसलिए कई वैज्ञानिक मानते हैं कि रसायन और जीवन के बीच जो बॉर्डर लाइन है वहां फिट होते हैं वायरस। दुनिया में कितने तरह के वायरस हैं इसकी कोई गिनती नहीं है। अकेले स्तनधारी जीवों के भीतर ही 3 लाख से ज्यादा तरह के वायरस हैं। अब इनमें बाकी जीवों और पौधों को जोड़ दीजिए, सोचिए कितनी विशाल संख्या होगी विषाणुओं की। कई विषाणु तो धरती पर पल रहे जीवन के लिए जरूरी हैं। ये जीवन को फायदा पहुंचाते हैं। हम इंसानों का तो करीबी रिश्ता है विषाणुओं के साथ। हमारे डीएनए का करीब 8% हिस्सा इनसे जुड़ा हुआ है। ये उन विषाणुओं के प्रिंट हैं जिन्होंने हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को संक्रमित किया होगा। उन संक्रमण की निशानी अब भी हमारे जीनोम्स में जिंदा है। वो इंसानी भ्रूण को विकसित होने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं इंसानों को बीमार करने वाले विषाणुओं की। क्या इनकी संख्या बहुत ज्यादा है? उत्तर है नहीं। विषाणुओं की भारी भरकम आबादी में से कुछ ही वायरस हैं जो इंसानों को संक्रमित कर पाते हैं। बहुत कम विषाणु हैं जो एक अलग होस्ट जीव में जंप करके इंसानों के भीतर पहुंच जाते हैं। जो विषाणु हम तक पहुंचने में सफल रहते हैं वो इंसानी कोशिकाओं से चिपक कर उस इंसान की कोशिकीय प्रक्रिया को हाईजैक कर लेते हैं, वहां अपनी जुड़वा कॉपीज बनाने लगते हैं। प्रकृतियां बनाते वक्त जरूरी नहीं है कि वायरस की सारी कॉपीज एकदम एक जैसी हो, वो अलग अलग भी होते हैं। इस तरह एक ही वायरस कई रूप बन जाते हैं। इनमें से कुछ ताकतवर होते हैं और कुछ कमजोर। जो कमजोर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो मजबूत होते हैं वो ज्यादा फैलते हैं, ज्यादा सर्वाइव करते हैं। वायरस के इन अलग अलग रूप को कहते हैं स्ट्रेन्स। ये शब्द आपने अक्सर सुना होगा। ये तो हुई ओवरऑल प्रक्रिया। अब इस जानकारी को कोविड-19 के प्रसंग में समझते हैं। इसकी शुरुआत चीन से हुई। ये ओरिजिनल स्ट्रेन कहलाया एल टाइप। वो वायरस चीन से निकलकर दुनिया भर में फैला। इस 1.5 साल के दौरान कोरोना वायरस में कई म्यूटेशंस हुए। कुछ कामयाब म्यूटेशंस के चलते वायरस की नई स्ट्रेन बनी। इन्हीं नए स्ट्रेन्स में एक है B1.617.2। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे नाम दिया है डेल्टा। फिलहाल क्या कुछ पता है इन डेल्टा वेरिएंट के बारे में? वैज्ञानिकों को सबसे पहले डेल्टा वेरिएंट की जानकारी मिली अक्टूबर 2020 में। कहां मिले इसके शुरुआती मामले? जानकारी के मुताबिक इसका शुरुआती ज्ञात केस भारत के महाराष्ट्र राज्य में मिला। इसके बाद यह भारत भर में फैला। अप्रैल और मई 2021 में पीक पर पहुंची भारत की दूसरी कोरोना लहर का संबंध इसी डेल्टा वेरिएंट से होने की आशंका है। हालांकि इसे एस्टैब्लिश करने के लिए अभी और डेटा की दरकार है। डेल्टा का लेटेस्ट स्टेटस क्या है? 11 मई को WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया। मतलब इस वेरिएंट से बेहद सचेत रहने की जरूरत है। इसके बाद 16 जून को WHO ने डेल्टा स्प्रेड से जुड़े कुछ ताजा आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक डेल्टा वेरिएंट अब तक 80 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। सबसे ज्यादा प्रभावित है ब्रिटेन। पिछले कुछ दिनों में वहां कोरोना मामलों में उछाल आया है। इस बढ़ोतरी को आंकड़ों से समझिए। ब्रिटेन में कोरोना का पहला पीक आया 12 नवंबर 2020 को। इस रोज वहां करीब 33,500 नए केस सामने आए। यह ब्रिटेन के पहले कोरोना लहर का चरम था। इसके बाद संक्रमण के केस कम होने लगे। दिसंबर के पहले हफ्ते में लगा कि अब संक्रमण ढलान पर है, मगर फिर दिसंबर के दूसरे हफ्ते से दोबारा संक्रमण की संख्या बढ़ने लगी। इसे ब्रिटेन की दूसरी लहर कहा गया। इस सेकेंड वेव का पीक आया 8 जनवरी 2021 को। इस रोज वहां करीब 68,000 मामले सामने आए। इस पीक के बाद केसेस की संख्या घटने लगी। ये गिरावट धीमी मगर कमोबेश कंसिस्टेंट थी। ब्रिटेन की इस दूसरी लहर के पीछे जिम्मेदार था B.1.1.7 उर्फ अल्फा वेरिएंट। ये कोविड के करीब आधे दर्जन वेरिएंट्स में सबसे संक्रामक था। मगर राहत की बात यह रही कि ब्रिटेन ने बहुत जल्द वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया। वो कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल देने वाला पहला देश था। ब्रिटेन ने बहुत तेजी से अपनी आबादी का टीकाकरण किया। उम्मीद थी कि हालात धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। स्थितियां बेहतर होने भी लगी। अप्रैल 2021 से वहां मामले घटने लगे।
डेली केसेस की संख्या औसतन 1,500 से 2,000 तक सिमट गई, मगर मई का आखिरी हफ्ता आते आते संक्रमण में मामूली बढ़त आने लगी। मई के आखिरी दिन करीब 3,000 नए केस सामने आए। इसके बाद से केसेस लगातार जंप करते गए। 17 जून को सबसे ज्यादा 11,000 नए केस सामने आए। 20 जून को इसमें मामूली गिरावट आई, मगर जानकारों का कहना है कि इस गिरावट से बहुत उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। इस नए जंप का कारण क्या है? इसका कारण है डेल्टा वेरिएंट। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट कोरोना के ज्ञात स्ट्रेन्स में सबसे ज्यादा संक्रामक है। हमने आपको ब्रिटेन वाले अल्फा वेरिएंट के बारे में बताया था। अल्फा वेरिएंट ओरिजिनल कोरोना वेरिएंट के मुकाबले 50% ज्यादा संक्रामक था और ये डेल्टा वेरिएंट अल्फा से भी ज्यादा संक्रामक है। कितना संक्रामक? उपलब्ध डेटा बताते हैं कि डेल्टा अल्फा से ज्यादा करीब 40 से 80% संक्रामक है। इस परसेंट को संख्या में समझिए। किसी भी वायरस के फैलने की क्षमता आंकी जाती है उसकी R नोट वैल्यू से। इसका मतलब होता है वायरस का बुनियादी रिप्रोडक्शन नंबर, मतलब उस वायरस से इन्फेक्ट होने वाले लोग औसतन कितने और लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। वुहान में कोरोना की जो ओरिजिनल स्ट्रेन शुरू हुई उसकी R नोट वैल्यू थी 2.5, अल्फा वेरिएंट की वैल्यू थी 4 से 5 और डेल्टा वेरिएंट की वैल्यू है 8 तक, यानी ओरिजिनल स्ट्रेन के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा संक्रामक। चलिए, हमको पता चल गया कि डेल्टा वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है, मगर ऐसा क्यों है? आपने वायरस की फोटो देखी है, उसमें वायरस के ऊपर की तरफ सींग से निकले होते हैं, उसको कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में चेंज है। इसी स्पाइक प्रोटीन की मदद से वायरस इंसानी कोशिकाओं में घुसता है। इस वेरिएंट में इन्फेक्टेड इंसान की श्वास नली ज्यादा आसानी से प्रभावित होती है, यानी संक्रमित इंसान सांस लेने या खांसते छींकते समय ज्यादा संख्या में वायरस बाहर छोड़ता है। इसलिए दूसरा इंसान बेहद कम समय के लिए संपर्क में आकर भी संक्रमित हो सकता है। संक्रमण की इसी तेज रफ्तार के चलते डेल्टा वेरिएंट कम समय में ज्यादा आबादी को शिकार बना रहा है। ये ब्रिटेन का सबसे डोमिनेटिंग वेरिएंट बन गया है। डोमिनेटिंग मतलब कोरोना के जितने मामले आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित लोगों की है। जानकारों के मुताबिक ये ब्रिटेन की तीसरी लहर की शुरुआत है। संक्रमण में आई इस नई तेजी के चलते वहां कोविड से जुड़े प्रतिबंधों की मियाद भी बढ़ा दी गई है। पहले ये प्रतिबंध 21 जून को खत्म होने थे, अब इसे 20 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। एक तरफ जहां ब्रिटेन में तीसरी वेव का ऐलान हो गया है, वहीं वैक्सीनेशन के उसके आंकड़े बहुत प्रभावी हैं। उसकी कुल आबादी करीब 6.5 करोड़ है। परसेंटेज में देखिए तो उसकी वयस्क आबादी के करीब 80% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी है, यानी करीब 46% जनता फुली वैक्सीनेटेड है। इसके बावजूद संक्रमण में दिख रही तेजी निराश करने वाली है। क्यों? क्योंकि न केवल संक्रमण बढ़ रहा है, बल्कि देश के कई हिस्सों में हॉस्पिटलाइज हो रहे मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। फिलहाल डेल्टा वेरिएंट से होने वाले मौतों की संख्या बहुत कम है, केवल 0.1%, मगर PHE यानी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने इस पर भी आगाह किया है। PHE के मुताबिक अभी डेल्टा स्प्रेड की शुरुआती दौर है, मुमकिन है कि मोर्टालिटी रेट में आगे इजाफा हो। PHE ने यह भी कहा कि अभी डेल्टा से जुड़े डेटा को और सावधानी से मॉनिटर किए जाने की जरूरत है। ब्रिटेन जैसी ही खबरें रूस से भी आ रही हैं, वहां भी संक्रमण के मामलों में उछाल आया है। सबसे ज्यादा प्रभावित है राजधानी मॉस्को। पिछले 2 हफ्तों के भीतर मॉस्को में कोरोना के मामलों में 3 गुना वृद्धि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा केसेस डेल्टा वेरिएंट के ही हैं। मॉस्को के मेयर हैं सेर्गी सोबिनिन। 18 जून को उन्होंने इस विषय पर मीडिया को ब्रीफ दिया। मेयर ने बताया कि मॉस्को के तकरीबन 90% कोविड केसेस डेल्टा वेरिएंट के हैं। मॉस्को के अलावा कुछ और शहरों में भी ये इजाफा देखा गया है। रूस के पास बहुत बड़ा इलाका है, अगर ये वेरिएंट और भी इलाकों में फैलता है तो काफी मुश्किल हो सकती है। चुनौती इसलिए भी ज्यादा है कि रूस अब तक केवल 9% आबादी को ही फुली वैक्सीनेट कर पाया है। ब्रिटेन और रूस के अलावा इंडोनेशिया से भी परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं। वहां जकार्ता, जावा और बंकालान में संक्रमण तेजी से बढ़ा है। ये सभी घनी आबादी वाले इलाके हैं। इस हालिया तेजी के पीछे भी डेल्टा वेरिएंट को ही बताया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि यही हाल रहा तो इंडोनेशिया में कोविड की सुनामी आ सकती है। परेशानी की बात यह भी है कि वहां कोविड जांच की संख्या बहुत कम है। दूर दराज के इलाकों में टेस्टिंग फैसिलिटी ना के बराबर है। ऊपर से इंडोनेशिया में 5% लोग भी फुली वैक्सीनेटेड नहीं है। डेल्टा वेरिएंट से अमेरिका को भी खतरा है, वहां भी इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये रफ्तार इतनी तेज है कि 1 हफ्ते पहले कोरोना के समूचे नए मामलों में डेल्टा की हिस्सेदारी 6% थी। 1 हफ्ते के भीतर ये बढ़कर 10% हो गई है। अब सारे जरूरी डेटा और ब्यौरे बताने के बाद कुछ अहम पक्षों को भी जान लेते हैं। क्या डेल्टा वेरिएंट ज्यादा संक्रामक होने के अलावा अधिक खतरनाक भी है? क्या इससे ज्यादा लोगों की जान जा सकती है? इस सवाल का ठीक जवाब अभी मालूम नहीं, क्योंकि इससे जुड़ा बहुत ज्यादा डेटा उपलब्ध नहीं है।
अगर ब्रिटेन का उदाहरण लें तो 1 फरवरी से 7 जून के बीच वहां डेल्टा वेरिएंट के चलते 42 मौतें हुई। इनमें से 23 को वैक्सीन नहीं लगी थी। बाकी 7 मृतक ऐसे थे जिन्हें वैक्सीन की पहली डोज लगे 21 दिन से ज्यादा का समय हो गया था। चिंता की बात यह है कि मृतकों में करीब 12 लोग ऐसे भी थे जो सेकेंड डोज लेने के 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त के बाद मरे। क्या डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित लोगों में हॉस्पिटलाइजेशन की आशंका ज्यादा है? जानकारों का कहना है शायद हाँ। ब्रिटेन के आंकड़े फिलहाल यही संकेत कर रहे हैं। वहां 7 जून से 13 जून के बीच 1300 से ज्यादा कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती कराए गए। 1 हफ्ते के भीतर यह संख्या 43% कम थी। जानकारों का मानना है कि हॉस्पिटलाइजेशन में आई ये बढ़ोतरी डेल्टा के चलते ही है। जानकारों का मानना है कि अभी तक उपलब्ध जानकारियों के मुताबिक ये लगता है कि इस वेरिएंट में ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आती है। अब आते हैं वैक्सीन पर। क्या मौजूदा वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर असरदार है? इससे जुड़ी सही तस्वीर विस्तृत डेटा के बाद स्पष्ट हो सकेगी, मगर फिलहाल मौजूद जानकारियों के मुताबिक कुछ वैक्सीन अल्फा वेरिएंट के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट पर कम प्रभावी है। मसलन फाइजर वैक्सीन, इसकी 2 डोज लगती हैं। पहली डोज के बाद फाइजर वैक्सीन पहले के वेरिएंट्स के खिलाफ 94% सुरक्षा देती थी। दूसरा डोज लगने के बाद प्रोटेक्शन 96% तक पाया गया था, मगर अब तक की जांच के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट पर इसका प्रोटेक्शन लेवल कम है। वैक्सीन की पहली डोज के बाद 36% प्रोटेक्शन और दूसरी डोज के बाद 88% तक प्रोटेक्शन नोट किया गया है। ऐसी कमी एस्ट्राजेनेका उर्फ कोविशील्ड में भी पाई गई। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की भी 2 डोज लगती हैं। पहले के वेरिएंट्स में एस्ट्राजेनेका की पहली डोज लगने के बाद 71% तक सुरक्षा मिलती थी। दूसरी डोज लगने के बाद ये 92% तक इफेक्टिव रहता था, मगर डेल्टा वेरिएंट ने इसका भी असर घटाया है। डेल्टा वेरिएंट में पहले डोज के बाद 30% और दूसरे डोज के बाद 67% तक प्रोटेक्शन पाया गया। यानी ऐसा नहीं है कि डेल्टा के आगे वैक्सीन बिल्कुल ही फेल हो। प्रोटेक्शन कम है, मगर है। ये प्रोटेक्शन संक्रमण की तीव्रता को कम करता है, जान बचा सकता है। इसलिए जरूरी है कि तेजी से वैक्सीनेशन हो। अब आखिर में एक जरूरी सवाल, क्या कोरोना के और भी वेरिएंट्स आ सकते हैं? जवाब है हाँ। कोरोना वायरस इंसानों में नहीं पाया जाता था, इसका होस्ट जीव चमगादड़ था। वहां से शायद किसी और जानवर के रास्ते ये हम इंसानों तक पहुंचा। ये जंप कब हुआ, कैसे हुआ, ये अभी जांच का विषय है, लेकिन आम राय यही है कि नवंबर-दिसंबर 2019 के करीब ये वुहान से फैलना शुरू हुआ। यानी इंसानों के भीतर संक्रमण फैलाने की इसकी यात्रा कमोबेश बस 1.5 साल पुरानी है। इतने ही समय में इसके कई म्यूटेशन आ चुके हैं। इसकी नई पीढ़ी ओरिजिनल पीढ़ी से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी इसमें और भी पावरफुल होने का स्कोप है, मगर स्ट्रॉन्गर होने की उसकी क्षमता असीमित नहीं है। और सबसे जरूरी बात, इंसान भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है। हमने रिकॉर्ड तेजी से वैक्सीन बनाया है। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन पर भी काम चालू है। वायरस भले ही पावरफुल हो रहा हो, लेकिन हम भी अपनी हिफाजत बढ़ाने में मुस्तैद हैं। इसी उम्मीद के साथ आज की दुनियादारी में इतना ही। आप अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।